500 plus clients you have served till now. I want one go-to strategy how to convince a client. अगर मैंने खूब ट्राई कर लिया है और क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहा है, जो है ना वो एकदम रामबाण है। अगर बोल दिया तो क्लाइंट फिर ये नहीं बोल पाता कि ये नहीं होगा, फिर तो ये होगा। So आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग ये दोनों आपस में एज अ क्रिएटिव विजन क्लैश तो नहीं होती? देयर इज नो क्लैश एट ऑल। इनफैक्ट ये कॉम्प्लीमेंट करती है। What are the three things which should be there in a home which talks about sustainability? मुझे लगता है इट्स लाइफस्टाइल। अगर आप सस्टेनेबल हैं तो आप वैसा जीवन जिएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप Hello and welcome to Raise Your Toast with Davina. I am Dr. Kopal Maheshwari, your host and host, co-founder of Davina, where I breathe style, agronomics, solutions for all kind of modular furnitures. Today we are here with the another episode of our podcast. आज हमारे साथ में एक ऐसा पावरफुल कपल आ रहा है जिन्होंने अपने 25 साल के डिजाइन के करियर को एक प्रोफेशन ही नहीं, एक इमोशनल कनेक्ट जैसा बनाया है। जब हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं तो आइडियाज क्लैश भी करते हैं और आपस में कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। और आज हम बात करेंगे उन लम्हों की जहां डिजाइन डिसीजंस और डेडलाइंस के बीच में उनका प्यार, उनका पेशेंस और उनका पैशन अलग ही नजर आएगा। Joining us today, the powerful couple, architect Sheetal Kapde and architect Paresh Kapde, the visionary behind Environmental Design Consultants. तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी दिल से जुबान तक। Welcome to Raise Your Toast with Davina. Thank you so much for coming and it was much awaited podcast. Thank you for giving us time and I believe आज का podcast सुनने के बाद design as a couple जो लोग कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन, सिंस यू बोथ हैड अ लव मैरिज, सो प्यार और प्रोफेशन का ये खूबसूरत सफ़र मतलब कैसे शुरू हुआ? आप दोनों ने पहले से सोचा था कि साथ में काम करेंगे कि ये धीरे धीरे हुआ? सबसे पहले तो है ना, इसमें जो आपने इंट्रोड्यूस किया उससे मुझे लगता है कि हम दोनों को देख के और भी बहुत लोग इंस्पायर हो जाएंगे लव मैरिज करने के लिए। या डेफिनेटली आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। हो चुके होंगे सर काफ़ी लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं। सही है, करेक्ट। तो अब आप सुनाओ कि हम कैसे मिले। हम लोग मतलब उसको एज अ डेस्टिनी लेते हैं क्योंकि दोनों ने आर्किटेक्चर तो ले ही लिया था, एज अ कैरियर ऑप्ट कर लिया था ऑलरेडी। डेस्टिनी ये थी कि मेरे हमेशा जब से आर्किटेक्चर में सेकेंड ईयर में थे तभी से ये था कि मुझे संगत में काम करना है। सेम परेश के साथ था। हम लोग बहुत, मैं अहमदाबाद को बिलोंग करती हूँ, परेश देवास से थे, ग्वालियर में स्टडीज़ कर रहे थे। तो डेस्टिनी थी कि एट अ टाइम एक समय पे हम संगत में मिले। संगत में मिले का मतलब? संगत बेसिकली आर्किटेक्ट बीवी दोषी है, उनकी फर्म है। ओके, जिनके साथ आपने आपका इंटर्न स्टार्ट किया या जहां आपने काम शुरू किया? इंटर्न से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया जॉब। तो जो वो हमारे गुरु हैं, दोषी सर को प्रिज्जर प्राइज मिला हुआ है, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट है। तो वो एक हर आर्किटेक्चर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि आपको ऐसी जगह पे काम करना है जिससे आप अलग लेवल, अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। बेसिकली हम उनके बारे में बुक्स में पढ़ते थे। ओह, मतलब थर्ड ईयर जो हमारा आर्किटेक्चर का सिलेबस है उसमें उनका चैप्टर है, उनके बारे में ब्रीफ है, उनके वर्क्स के बारे में, इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम। तो जब आप किसी इतने महान व्यक्ति के बारे में जब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो तो डेफिनेटली वो आपको इंस्पायर करता है कि शायद मैं कभी न कभी इनके यहाँ काम कर पाऊँ। ओके। तो ये दोनों की इंस्पिरेशंस तो अलग अलग चल रही थी। उनकी अहमदाबाद में चल रही थी, मेरी ग्वालियर में चल रही थी। और ग्वालियर में इंसिडेंटली एक मेरे बहुत सुपर सीनियर वो वहाँ आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर हम लोग चाय पीने टपरी पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने आके एकदम से पूछा कि दोषी सर के यहाँ किसको काम करना है। मैं कल वहाँ पे जा रहा हूँ और उनके मैं एप्लीकेशन पहुँचा सकता हूँ। ओके। क्योंकि तो वो टाइम मेल का टाइम नहीं था, मेल का टाइम तो था नहीं, इट वाज लाइक long back, 94, मेरा तो 94, हाँ 94 में एप्लीकेशन हुआ था। तो मैं उस समय टेम्पो में बैठ के गया, एक टाइप कराया अपना एप्लीकेशन और उनको सीनियर को हमारे रात को 9 बजे उनको हैंड ओवर किया। और नेक्स्ट डे वो जब जाने वाले थे तो उन्होंने फिर वहाँ पे पहुँचाया। मज़े की बात है कि उसके ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद मुझे एक रिस्पॉन्स आया संगत से कि आप चूँकि फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप अपना थीसिस का एक कॉपी हमको भेजो
एंड देन वी विल इवेल्युएट कि हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कि नहीं, मतलब बिकॉज उनको एक प्री इंटरव्यू टाइप का था कि वो देखना चाहते थे कि हमारा काम कैसा है। और मेरी थीसिस उसमें चल रही थी, तो मेरे लिए वो फिर एक नया गोल बन गया कि मुझे थीसिस इतनी बढ़िया करनी है कि वो लोग रिव्यू तो करें कम से कम। सही बात है। तो 3 महीने बाद मैंने जब मेरा थीसिस कंप्लीट हुआ, मैंने वहाँ पे कुरियर किया, और मेरी थीसिस जैसे ही कंप्लीट हुई, मैं जब देवास पहुँचा और तीसरे दिन ही मेरे पास इंटरव्यू कॉल था। ओके। जबकि मैं जब घर पहुंचा तो मुझे लगा था कि अब मैं 2 महीने तो कुछ नहीं करूंगा, मैं चिल करूंगा, अब मैं मेरी डिग्री खत्म हो गई, मुझे जीवन में कुछ नहीं करना, बहुत थक गया था। और थर्ड डे ऐसा हुआ कि मुझे इंटरव्यू कॉल आया और मैं देवास से बोरिया बिस्तर बांध के अहमदाबाद पहुंचा। और मैडम आपके साथ में कैसे कॉल आया? मैं कॉलेज में जब थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंटर्नशिप के लिए वहीं अप्लाई करूंगी। अच्छा, शुरू से आपने हाँ, फिक्स कर दिया था कि मुझे काम तो वहीं सीखना है। काम वहीं सीखना है, अब वो मिलेगा कि नहीं, वही जैसे परेश ने बताया कि वो कंफर्म नहीं था, पर चांस तो वही लेना था। मुझे बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने थोड़ा डीमोटिवेट भी किया कि नहीं, वहाँ पे नहीं लेते, इतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है, ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड के लोग भी वहाँ अप्लाई करते हैं। तो आई थॉट कि ठीक है, एक अप्लाई करने में क्या जाता है, मना कर देंगे, क्या होगा, दूसरी जगह करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे जो है उनको अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली डेस्टिनी ने आपको दोनों को नहीं मिलवाया, आपके गुरु ने आपको दोनों को मिलवाया। हाँ, दैट वाज नन अदर देन मिस्टर आर्किटेक्ट बीवी दोषी। बीवी दोषी। वो एक निमित्त मात्र थे आप दोनों को मिलवाने के लिए। पता नहीं, मुझे तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि वो गुरु हैं, मुझे लगता है हमारी डेस्टिनी थी, नहीं तो क्योंकि अगर किसी एक का भी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता, जैसे मैं जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ उस दिन 50 आर्किटेक्ट आए थे इंटरव्यू में, मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अगर मेरा उस समय नहीं हुआ होता तो ये स्टोरी खत्म हो चुकी होती। तो वो अल्टीमेटली उनके हाथ में तो ये था ही नहीं, और शायद डेस्टिनी के हाथ में था। तो आप दोनों ने कितने साल वहाँ काम किया? मैंने इंटर्नशिप में ज्वाइन किया, उसके बाद कंटिन्यू किया, तो टोटल अराउंड 4 years, 95 to 99। 4 years you worked under him। Yes। And you also? मैंने 3 साल काम किया, मैंने पोस्ट डिग्री किया था एक्चुअली। अच्छा। तो मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने उसके बाद 3 साल काम किया। There you both decided that? No, so we were very good friends over there। और Okay। हम दोनों की डिपार्टमेंट भी अलग थे, we were working different departments। अच्छा। मतलब वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट थे टोटल, तो हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में Okay। थे। ओके। आई थिंक 6-7 महीने तो शायद हम लोगों ने बात भी नहीं करी होगी, क्योंकि सबका एक अपना ग्रुप हो जाता है, आप जिस टीम के साथ काम करते हो। और क्योंकि मैं छोटी थी, मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया था वहाँ पे, उसके बाद मतलब जब ग्रेजुएशन हुआ फिर मुझे पता भी नहीं था कि मुझे जॉब के लिए रखेंगे नहीं, फिर दे डिसाइडेड कि हाँ ठीक है कंटिन्यू करो। तो फिर जूनियर आर्किटेक्ट, फिर सीनियर, फिर बहुत टाइम लगा जब जाके दोषी सर के साथ डायरेक्टली फिर वर्क करने का मुझे 1.5 साल बाद ऐसा टाइम आया कि फिर 1.5 साल से फिर 4 साल जितना भी पीरियड था, तब मैं उनके साथ डायरेक्टली वर्क कर रही थी। आप दोनों ने साथ में भी काम बिल्कुल नहीं किया वहाँ पर? साथ में मेरे ख्याल से हमने बहुत कम काम किया। एक प्रोजेक्ट पे नहीं किया क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे। So when you left, that time you guys decided to be together as a couple, or it was like you were like a journey only? क्योंकि फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें दोनों डिपार्टमेंट क्लब हुए कर रहे थे। Then we got chance कि हम थोड़ा सा। Do you feel it's a good decision to get married among the same fraternity, architect marrying together? Definitely। मुझे लगता है डॉक्टर्स को ज़्यादा दिक्कत आती होगी, आर्किटेक्ट्स आर हैप्पी। हाँ। तो मुझे लगता है शायद उनको भी नहीं आती थी, क्योंकि वो भी प्रेफर करते हैं। नहीं, उनके क्या वर्किंग आवर्स अलग रहते हैं, हमारे कम से कम सेम है भाई। आज हम आर्किटेक्ट हैं तो 8 घंटे साथ में काम कर रहे हैं, वो जो 2 डॉक्टर रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं, और वो अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में, किसी का कोई फील्ड, किसी का, तो एटलीस्ट इमरजेंसीज उनकी अलग अलग होती है। अलग अलग। हमारी तो इमरजेंसी भी सेम है। मतलब हमको अगर किसी दिन लेट नाइट जाग के काम करना है तो एक ही प्रोजेक्ट पे साथ में काम तो दैट वे इट इज मोर कंफर्टेबल। And you both decided to start together only? Yes, because मतलब separate job। हाँ। जब डिसाइड हो गया that we are going to get married, family agreed to that। और उसके बाद जैसे इसीलिए परेश ने 1 साल वहाँ पे कम किया, परेश शिफ्टेड टू इंदौर, और फिर उन्होंने इंदौर में ऑलरेडी ऑफिस स्टार्ट कर लिया था। And you joined? After marriage I joined। Oh nice, that was a nice and very systematic way of coming together and working together। हाँ, हमारा मतलब वो it was not at all a fancy thing। हम शुरू से ही बहुत ज्यादा clear कि कैसे एकदम सॉर्टेड, ये फिर ये very nice। हम हैं और होता गया, maybe होता गया by then। by yes of course।
फ्रॉम ड्रीम प्रोजेक्ट्स टू ड्रीम होम की बात करते हैं आज अभी हम, मतलब आफ्टर डिजाइनिंग सो मेनी क्लाइंट्स हाउस और आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, आपने अभी कुछ ही साल पहले अपना खुद का घर बनाया, तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट करी आपके घर में जो आप किसी और के घर में करना चाहते थे और किसी कारणवश वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई? मेरे ख्याल से इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जितने बंगलोज हम लोग कर रहे हैं, स्केल कुछ भी हो, किसी का छोटा प्लॉट है, किसी का बहुत बड़ा प्लॉट है, हाँ. हम लोग ये फेस करते हैं ज़्यादातर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट प्लॉट के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। मतलब सच कहूँ तो सब लोग थोड़े से ग्रीडी होते हैं कि 10,000 फुट का प्लॉट है, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन 15-18 हज़ार फुट हो रहा है। तो हम लोग को लगता था कि ऐसा कुछ करें जिसमें ओपन स्पेसेस जो हैं वो एक्चुअल जो यूजेबल स्पेसेस के आइदर इक्विवेलेंट हो या बड़ी हो। तो हमने अपने घर में जो सबसे बड़ी चीज़ अचीव की है उसमें ओपन स्पेसेस ज़्यादा हैं। राइट. तो डबल हाइट है, दो अलग अलग स्पेसेस डबल हाइट के हैं, बड़ी टेरेसेस हैं, बड़ी बालकनीज हैं। तो और बड़ी बात है कि ऑफिस और घर एक है, और ऑफिस और घर एक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब जितनी भी स्पेसेस है वो मल्टीपर्पस है, मतलब हर स्पेस का हम क्लाइंट को भी ट्राई करते कन्विंस करने का कि अगर आप कोई स्पेस क्रिएट कर रहे हो, अगर वो 2 बार 3 बार डिफरेंट कैटेगरी में यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल स्पेस लाइक जो हमारा ऑफिस का हमने टेरेस गार्डन डेवलप किया हुआ है, तो वो डे टाइम में स्टाफ के लिए हमारे लिए हम साथ में कम्युनिकेट करते हैं, हमको कभी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ऑफिस की चीज़ें तो डे टाइम में यूज़ होता है। उनके लिए डाइनिंग स्पेस भी है, वो डाइनिंग स्पेस भी है। और सेम टेरेस हम इवनिंग में अगर हमको अपने गेस्ट को होस्ट करना है, फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, वो भी तो है, हम उसको यूज़ करते, तो इट्स अ सेम प्लेस जो हम यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। हाँ, और दोनों का माहौल बदल जाता है जब जैसा यूज इसको आप कन्विंस नहीं कर पाते कई बार क्लाइंट्स को? उनको कई बार बहुत पर्टिकुलर होते प्राइवेसी को लेके कि नहीं ये यहाँ पे होना चाहिए, तो वो नहीं कर पाते। दूसरा जो सर के हमने स्केल और प्रपोर्शन का बहुत ज्यादा फोकस रहता था, तो जो क्लाइंट की जैसे जनरली डिमांड होती है, जैसे आज तक जितने भी रेजिडेंस कर रहे हैं डोर हाइट बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग मतलब रूम हाइट ज्यादा है, क्योंकि उनको वो ग्रैंडियर चाहिए, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ पिक्चर मतलब चाहिए। खुद की हाइट 5.5 फुट है, डोर 10 फीट का होना चाहिए। तो वो सही बात है। और वो हम एज अ आर्किटेक्ट या जो हमने सीखा है सर से, तो वो हमेशा स्केल और प्रोपोर्शन के आपके स्केल के हिसाब से, तो वो हमको हमारा घर जब डिजाइन कर रहे थे तो हमने उसको हर स्पेस को यूटिलाइज भी किया और हाइट और शेप और साइज ऐसे रखे कि इट लुक्स लाइक इट्स अवर्स। ऐसा नहीं लगता कि हम मतलब ना होटल में है या हम किसी और के यहाँ गेस्ट है, ऐसा टाइप का फील नहीं है। मतलब और जितनी भी चीज़ें डेकोर भी है तो इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि जो आप कहीं से कभी कुछ लाए हैं या ला रहे उसको प्लेस किया हो, तो हर चीज़, हर पेंटिंग, हर आइटम के साथ एक स्टोरी, जस्टिफिकेशन है, सारा स्टोरी है, उसका एक इमोशनल कोशेंट है। यस, सो बेसिकली देखा जाए तो घर बहुत स्पेसिफिक समय में बनता है और कई घर बहुत लंबे कंस्ट्रक्शन होता है और उनका इंटीरियर्स होता है। उन दोनों के बीच में आपने अपने घर को बहुत लिमिटेड टाइम में भी कंप्लीट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब यू पीपल वर वेरी पर्टिकुलर कि इट शुड बी कंप्लीटेड इन दिस मच ऑफ टाइम। उसको हम कंस्ट्रेन भी मान सकते हैं। और दूसरा, चूंकि मदर फादर हमारे काफ़ी ओल्ड एज के हैं और हमको उनके इंस्ट्रक्शन थे कि हम यहीं रहेंगे, इसी प्लॉट पे ही घर बनाना है। अच्छा, उनका खुद का प्लॉट है? हाँ, तो अब इमोशंस वर अटैच्ड टू दैट, इमोशंस अटैच्ड हैं। प्लस अगर यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक रेंटल हाउस में रहना नहीं चाहते थे। और जिस दिन हमने रेंटल हाउस को बुक किया तो वो जो ओनर था उसने बोला मैं 11 महीने से ज़्यादा आपको यहाँ पे दूंगा नहीं। और वो जगह हमको बहुत पसंद आ गई। सर, आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग भी थी? यस, डेफिनेटली। हाउ टू डू अ प्रोजेक्ट इन अ कंस्ट्रेन्ड टाइम। 4 फ्लोर्स, 2 फ्लोर ऑफिसेज और 2 फ्लोर्स का हाउस, 4 फ्लोर 11 महीने में फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश, इट इज़ रियली डिफिकल्ट। मेरे यहाँ पे कई बार क्लाइंट आके मुझसे बोलते हैं आपने तो कर लिया। मैंने कहा हम कर सकते हैं लेकिन आपसे करा नहीं पाएंगे हम। सही बात, आपसे कराना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप इतने जल्दी डिसीजन ही नहीं लोगे। बहुत सारे डिसीजन जो पेपर पे लेने होते हैं हम ले चुके थे, उसके बाद हमने शुरू किए। नहीं, और जब हम हमारा ड्रीम होम या ऑफिस जो भी बना रहे थे वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी
क्लाइंट के साथ होता है ना कि उसके दूसरे हेड्स भी रहते हैं, उनको वो भी देखने रहते हैं। शादी हम- करना है, बच्चे हम की डे शादी टाइम करना में है। मतलब ऑफिस वर्क कंप्लीट करके एवरी डे इवनिंग में 4 to 5 आवर्स एक्स्ट्रा बैठ के हम लोग टारगेट करते थे कि जो जो चीज़ें जब चाहिए टाइमलाइन के हिसाब से, कि अगर 3 मंथ्स बाद ये चाहिए तो आज ऑर्डर होना चाहिए, डिज़ाइन फ्रीज होनी चाहिए, तो बैक वर्क बहुत ज़्यादा था। जो कि उस वजह से एक्चुअली कर पाए बेसिकली शायद। देखा जाए तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स Yes. टू मेक अ होम विच कुड इनफैक्ट क्लाइंट्स भी चाहते हैं कि वो लोग जल्दी शिफ्ट हो जाए, बट डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोबेबली डिलेज इन देयर वर्क Yes. एट टाइम्स. बिकॉज कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व Involve हो क्योंकि जाते हम दोनों ही ही डिसीजन मेकर. हम दोनों डिसीजन मेकर है। हम्म. और पेरेंट्स का फ्री हैंड था क्योंकि उन्होंने बोला तुम बनाओगे तो अच्छा ही बनाओगे, सही बात है. उनके जितने कंसर्न थे वो हमने उनसे पहले ही ले लिए थे, तो उस केस में वो बहुत इजी था। मुझे ये भी याद है कि आप लोगों के जो बेड्स हैं वो कंक्रीट है, सॉलिड है। solid हैं. I mean they are not wooden based. So this is something very different which you people हमारे have done. पिछले घर में भी ऐसे ही था। Have you ever tried to do in anybody's client's हमने home? सिर्फ एक ही क्लाइंट के यहाँ किया है अभी तक, और ये आइडिया उन्होंने हमसे पूछा था कि बेड को लो कॉस्ट कैसे बनाएं। अब हमने कहा बेड को लो कॉस्ट तो हमने बना रखा है, जस्ट अ प्लेटफॉर्म, आसपास में केवल कुशनिंग की हुई है और एक मैट्रेस है, दैट्स इट। तो उनको आइडिया जमा और फिर हमने किया, लेकिन 90% क्लाइंट्स को उसमें स्टोरेज चाहिए होता है। Yes. मतलब कैन यू बिलीव 12,000 फुट का बंगलो और उसमें बेड में भी स्टोरेज Storage चाहिए हमको। मतलब दिस इज समथिंग, हम लोग एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहते हैं कि इनको स्टोरेज कितना चाहिए। So this is a big fat Indians actually, not even a wedding. कई बार क्योंकि उन the stomach is not filled by buying clothes, by buying stuffs, accessories. लोग इतना ज़्यादा, और पुराने कपड़े या पुरानी एसेसरीज को बाहर ना देना भी एक मेंटालिटी, इंडियन मेंटालिटी, जिसको अपन आप लोगों को केटर करना पड़ता है हम सब. नहीं, और कई बार क्या वो इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि जितना बन रहा है वो इनफ है। Enough उनको है. बाद उनको में लगता है, बाद में लगता है, उनको लगता है कि अब ये इतना बन गया है, अब भरना पड़ेगा इसको। भरना. Okay, so as professionals, you are architect and आप इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं. So architect और इंटीरियर डिजाइनिंग ये दोनों आपस में एज अ क्रिएटिव विजन क्लैश तो नहीं होती? इनफैक्ट ये कॉम्प्लीमेंट करती है, देयर इज नो क्लैश एट ऑल। Okay. अगर आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्केल एंड प्रोपोर्शन। आप आर्किटेक्चर जब प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक डिफरेंट स्केल और प्रोपोर्शन में आपकी थिंकिंग वर्क करती है, और जैसे ही आप इंटीरियर डिज़ाइन में आते हो तो इट्स अ स्मॉल स्पेस और अ कन्फाइंड स्पेस, उसके अंदर आप काम कर रहे हो तो स्केल बदल जाता है। अदरवाइज डिज़ाइन एस्थेटिक्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वो सारे सेम है, कोई Same अंतर है, नहीं, सब interior same और है, architect। सब कुछ सेम है, क्योंकि डिज़ाइन जो है ना उसको आप किसी भी बाउंड्री में नहीं रख सकते। ओके ओके, एक छोटा सा सवाल था इसी पे. फॉर एग्जांपल आप लोग एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं, एलिवेशन में 99% या तो विंडोज़ आ जाती हैं या रेलिंग आ जाती हैं. कई बार वो चीज़ इंटीरियर्स में आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउन द लाइन उसको या तो वो हिंडर कर रही है या नहीं कर रही है. ऐसी चीज़ें कभी कभी ऐसा आप लोगों को आता है क्या फेस देखिए में? ये है ना सबसे बड़ा अजीब सवाल है। पहले तो दूसरी होता ये है कि कभी भी आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन ये हैंड इन हैंड जाता है। हम लोग जब भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम आर्किटेक्चर के साथ इंटीरियर डिज़ाइन हमारे बैक ऑफ सोचते द हुए माइंड करते रहता है। जब हम इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब आर्किटेक्चर भी हमारे बैक ऑफ द माइंड माइंड रहता रहता है। है. दूसरा, आर्किटेक्चर में कभी भी एलिवेशन डिज़ाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती ही होती नहीं है। है. इट इज अ बिल्डिंग डिजाइन। आप बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे होते हो, फसाड डिजाइन नहीं कर रहे होते हो। तो जब भी आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो आपके लिए इट्स अ होल थिंग। So मतलब simple है, it complements. Yes, So if you are doing, it must complement. must complement. It must and if it is complement. not, then there is Then a there is a problem. problem. Then there is a Then problem. there is a problem. Convincing client isn't easy. 500 plus clients you have served till now. I want one go-to strategy for my listeners and viewers from your side. How to convince a client? एज अ कपल हमारे लिए थोड़ा इजी रहा, क्योंकि अगर मैंने खूब ट्राई कर लिया है और क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहा है तो शीतल हमारा जो है ना वो एकदम रामबाण है।
इसने अगर बोल दिया तो क्लाइंट फिर ये नहीं बोल पाता कि ये नहीं होगा, फिर तो ये होगा। तो अगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट को कन्विंस कर दूँ विद सम टेक्निकल इश्यूज और सम एस्थेटिक सॉल्यूशन कि ये सही है, लेकिन अगर उसने फिर भी आइडियाज़ देना अगर जारी रखा तो उसके बाद फिर शीतल पिक्चर में आती है, बोलती नहीं नहीं यही सही है, यही होगा। और उसके बाद पावर कपल यहाँ पर शो हो जाता है, क्योंकि मेरी इमेज जो है ना क्लाइंट्स के बीच में वो एज अ गुड लिसनर है। तो मैं हर इंसान को सुनता हूँ, उसको, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को, उसके डॉग को, सबको सुनता हूँ। उसके बाद में जब अगर और सॉल्यूशन भी हम ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि पूरी फैमिली को वो सर्व करे। राइट। अब उसके बाद में अगर फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और वो कुछ नए सजेशंस और कुछ ऐसे सजेशंस जो शायद हमारे प्लान को, डिज़ाइन को सूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर शीतल पिक्चर में आती है एंड यस दिस इज इट, यही होगा और यही बेस्ट है। तो उसके बाद में फिर वो कंक्लूड हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ उनको एक डिजाइनर से वो आर्ग्यू करते करते, तो उनको जब दूसरा के भी बोलते हैं कि नहीं यही सही है, तो उनको समझ आता है कि नहीं दोनों बोल रहे, मतलब बात में वजन है। एब्सोल्युटली। आप दोनों में से हु इज द फ्रंट फेस एंड हु इज द बैकबोन? मैं ऐसा नहीं मानती कि फ्रंट और बैक जैसा है, पर जब से हम काम कर रहे हैं तब से हमने अपनी डिविजन्स कर रखे वर्क प्रोफाइल के, कि कुछ सर्टन वर्क है जो परेश हैंडल करते, कुछ चीज़ें जो मैं हैंडल करती हूँ, बाद में हम दोनों उसको रिव्यू करते। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा काम है और परेश उसको देखेगा ही नहीं, या मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती। राइट। अगर क्लाइंट नहीं मान रहा तो जैसे बोलते कि वो ज़्यादा हो रहा है तो मैं वहाँ पे इंटरवेन करती हूँ। ऐसे ही मुझे भी डिज़ाइन में इंटरवेंस चाहिए, हम डिस्कस करते। हम कई बार लोग पूछते हैं कि आप इंटीरियर करते हो क्या सर, आर्किटेक्चर करते हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं, हम बोलते कि ऐसा हमारे प्रोजेक्ट्स सेपरेट नहीं है, हम दोनों सभी प्रोजेक्ट्स पे साथ में इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, पूरे वर्किंग एज अ कपल, एज अ डिजाइनर ऑन द सेम प्रोजेक्ट, हर एस्पेक्ट में। और इसीलिए हम 1 और 1 11 हैं। 1 और 1 11 है। Absolutely right. And this shows also very well. It's been 25 years you people are practicing. हर डिकेड में कोई ट्रेंड चेंज होता है। 20 साल की बात करें या 5 साल तो आप लोगों ने आर्किटेक्चर को करा है, उसको प्रैक्टिस किया है, एक्सपीरियंस किया है। 20 years पहले और अब अगर आप देखें तो ऐसी कौन सी चीज़ें तो कम्प्लीटली आउटडेटेड हो चुकी है जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए अब? मुझे लगता है कि डिज़ाइन जो है ना वो इवॉल्व तो हो ही रहा है विद टाइम। यस। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इवॉल्व हो रही है वो है टेक्नोलॉजी। हमने जब प्रैक्टिस शुरू की तब घर या शॉप या ऑफिसेस ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ करते थे जितने आज की डेट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं वो उतना मतलब आप ये मान के चलें कि ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। पहले चीज़ें बहुत सिंपल हुआ करती थी, टेक्निकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, क्योंकि ना ऑटोमेशन था, ना लाइट का डिमिंग का ऑप्शन था, ना लाइट के टेम्परेचर्स का ऑप्शन था। मेजर नहीं था, मतलब आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते थे। नेटवर्किंग रिलेटेड, कंप्यूटर की नेटवर्किंग रिलेटेड बहुत कम चीज़ें थी, ऑटोमेशन रिलेटेड चीज़ें नहीं थी। तो चीज़ें बड़ी सिंपल थी, मतलब आपको कोई भी काम करना आज सोचते हैं पीछे जाके तो आसान था। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मतलब आप अगर जब डिज़ाइन करने बैठ रहे हो तो एस्थेटिक्स, डिज़ाइन, सॉल्यूशन ये तो अपनी जगह है, उसके आगे की जर्नी बहुत लंबी है। तो अभी डिज़ाइन चूँकि इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि हमको क्लाइंट को भी एजुकेट करना पड़ता है कि आप कोई भी डिसीजन एब्रप्टली नहीं ले सकते। अब आपने इतनी जर्नी तय कर ली है, अब आपको इस पॉइंट पे पीछे जाने का रास्ता नहीं है, अब आप इसके आगे ही जा सकते हो। क्योंकि जैसे आपने कोई चीज़ एकदम से चेंज करी तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबकी ड्राइंग चेंज होगी और उसके बाद साइट पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, विच इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। और साइट पे अगर कुछ भी चेंज करना, वॉल शिफ्ट करना इज ऑल्सो हेडेक। राइट। तो इट्स बेटर कि जो माइलस्टोन्स हैं वहाँ पर हर चीज़ रिव्यू हो जाए, कंक्लूड हो, देन हम आगे बढ़ें। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हर माइलस्टोन के ऊपर उसको रिव्यू करके कंक्लूड करते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि सारा काम वापस करना पड़े या हमारे जो एसोसिएट कंसल्टेंट्स हैं वो भी परेशान होंगे अगर हम लोग बार बार किसी चीज़ को बदलते रहेंगे। वेरी ट्रू। सो या फिर मतलब क्वेश्चन ये था कि आप
आपको कहीं ना कहीं ऐसी कौन सी चीज जो आप पहले यूज करते थे और आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते? ऐसा कोई मटेरियल में स्पेसिफाई नहीं कर नहीं कर सकता है कि सकते। हमने ईंट यूज करना बंद कर दिया है Of या हम course, वो तो कंक्रीट यूज नहीं जा कर ही रहे रहा हैं, है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मटेरियल्स जो थे वो मान लीजिए उस समय 10 थे, आज 200 हैं। सो आप बोल रहे हो चॉइसेस बहुत बढ़ गई है? डेफिनेट। चॉइसेस बढ़ गई है, अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, मतलब विद टाइम। डिजाइन है ना, मतलब एक ट्रेंड जैसा है, जैसे फैशन डिजाइन है वैसे ही चलता है हर चीज में। एक टाइम था जब हम लोगों ने शुरू किया था, तब बहुत बेसिक हाउसेस बनने थे, उसके बाद एक मिनिमलिस्टिक और उसका ट्रेंड आया। लाइंस का ट्रेंड आया, अब वो चेंज हो रहा है वापस। तो वो अपने लेवल पे उसी हिसाब से क्लाइंट की चॉइस होती है, तो डिजाइन आप उस हिसाब से कर रहे हो जो क्लाइंट की चॉइस है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। जिसका घर बन रहा है, जिसकी प्रोजेक्ट है, उसका सेटिस्फेक्शन 100% होना चाहिए। 100% होना तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी है हम उनको बहुत ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं, फिर डिजाइन उस पे जाते हैं कि उनको फंक्शनल चाहिए, लग्जरी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए उनको बहुत सिंपल दे दो, तो वो बहुत जरूरी है। तो वो डिजाइन जो है वो हमेशा ट्रेंड और आपकी जो ब्रीफ है उससे ड्रिवन होता है। बाकी टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, एब्सोल्युटली। उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कुछ छूटता नहीं है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता plus जाता है। होते जा रहा है कि आप नए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। अब जैसे लेटेस्ट एआई है, सो नाउ हम लोगों ने वो भी स्टार्ट किया है कि हम लोग एआई पे ऑफिस में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे उसको हम यूज करके अपने कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, या हाउ इट कैन बी हेल्पफुल, कि जिससे आप कुछ चीजें क्विकली क्लाइंट को कन्विंस करना है या उनको दिखाना है, तो वो आप उसको कैसे कर कैसे यूज कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो भी आपके लिए प्लस है उसको आपको सीखना पड़ेगा विद टाइम। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका जवाब अभी आपने दे दिया, विच वाज फैशन टर्न्स एंड रिटर्न्स। मतलब फैशन के ट्रेंड्स जो रिटर्न होते हैं, जैसे अपीरियल्स में बेल बॉटम पहले बहुत चलते थे, अब वो फिर से आ गए हैं। ऐसे मतलब आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है? बिल्कुल हो रहा है। और इनफैक्ट ये भी है ना, थोड़ा सा कॉस्ट ड्रिवन भी है। मैं आपको ऐसे कहूँगा कि एक टाइम ऐसा आता है जब कॉस्ट ज़्यादा लगने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ महंगा हो गया है, लोग फिर से मिनिमलिज्म की तरफ जाने लगते हैं। फिर जिस दिन एकदम से इकोनॉमी का एक बूम आता है और लोगों के पास फ्री फंड बढ़ने लगता है, फिर वो क्लासिकल की तरफ जाने लगते हैं, फिर वो रिचनेस की तरफ, फिर लग्जरी की तरफ जाने लगते हैं। राइट। तो ये जो ट्रेंड बदलता है ना, दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनेट टू द कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट। तो वो ऐसे ही ड्राइव ऑफ द इकोनॉमी आल्सो। यस, ऑफ द इकोनॉमी आल्सो, बिकॉज चेंज इज ओनली कांस्टेंट, वो चेंज होना ही है। मतलब हो सकता है हम लोग सोच रहे कि अभी हो सकता है 10 या 15 साल बाद सारी बिल्डिंग एमएस स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाए। यस। सीइंग के जैसे लेबर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आज कार्पेंट्री वर्क साइट पे बहुत कम हो गया है, फैक्ट्रीज में ऑर्डर्स होने लगे हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन में वो भी आए, जैसे आप देखते हो यूएस और वहाँ पे एक जैसे घर बनाते थे, हमारे अभी वो नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर में वो भी, क्योंकि वहाँ पे वो कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। Yes. आज हमारे यहाँ पे सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे शौक भी है सबको कि मेरा अलग, मेरा और समय भी है, दोनों है। हाँ, मतलब मेरा पड़ोसी से तो अच्छा ही होना चाहिए, समय भी होना चाहिए ना। और वो लोग इतना फास्ट कंट्री है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इतना समय लगाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट वन बज़वर्ड, that is sustainability. So I want you to tell that is sustainability really there, and if yes, what are the 3 things, 1, 2 and 3, which should be there in a home which talks about sustainability? सस्टेनेबिलिटी का ये टॉपिक जो है ना, इसके ऊपर मैं बहुत सारे पैनल डिस्कशंस कर चुका हूँ और मेरा हमेशा बड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू रहा है इसको लेके, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी को मैं लाइफस्टाइल मानता हूँ। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट कि जिसको आपने ग्रीन प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने आप को सस्टेनेबल बोल दिया। तो दिस इज़ नॉट द थिंग विच आई अप्रिशिएट। मुझे लगता है इट्स लाइफस्टाइल। अगर आप सस्टेनेबल हैं तो आप वैसा जीवन जिएंगे, और अगर आप सस्टेनेबल जीवन जीते हैं तो वैसा घर में रहेंगे और वैसा आपका सोच बन जाएगा, और वही है जो आपको ड्राइव करेगा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को जीने के लिए। सो एज अ कंसल्टेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लाइंट को बताएं। 101% वी ट्राई टू एजुकेट अवर क्लाइंट्स कि सस्टेनेबिलिटी है क्या और उसको अचीव करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सस्टेनेबिलिटी का मेन कोर क्या है कि आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जो रिसाइक्लेबल हो या रिसाइकल्ड हो,
दैट इज वन पार्ट। Yes. दूसरा, वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत दूर से नहीं आता हो, मतलब सो आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग इटालियन मार्बल, बट मुझे ऐसा लगता है कि इटालियन मार्बल यूज करके सस्टेनेबल होने का नाटक करना इज हिपोक्रेसी। तो आपका सपना है इटालियन मार्बल यूज करने का, आप जरूर करें, क्योंकि इटालियन मार्बल यूज करना क्राइम तो नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ आप सस्टेनेबल नहीं हो। ये आपको इटालियन पता होना मार्बल की जगह सस्टेनेबल प्रोडक्ट क्या है? चाहिए। कोटा स्टोन कोटा स्टोन। या एनी स्टोन विच इज अवेलेबल आपके विद इन 200 to 300 kilometers, that product is sustainable because you are spending less fuel to get it from the quarries to the home. तो आपने उसके ऊपर जितना कम फ्यूल खर्च किया है, कम एनर्जी खर्च की है, और वो आपके घर तक जल्दी आ गया है और आपने उसको यूज किया है, तो दैट इज सस्टेनेबल बिकॉज उसका कार्बन फुटप्रिंट ही कम है। हाँ, इसमें जो मैं जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्पेसिस का मल्टी यूज होना चाहिए। जब आप हर चीज के लिए अलग स्पेस बना रहे हो तो बेसिकली आप एनवायरनमेंट डैमेज कर रहे हो, क्योंकि आप उतना बड़ा एरिया भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो अगर आप मल्टीपर्पज स्पेसेस बनाते, दैट इज आल्सो Yes. वन Way वे of ऑफ sustainable structuring. Yes. Absolutely right. So, एंड effective तो है sustainability. वन मोर थिंग, वन Yes. पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँ, लाइट एंड वेंटिलेशन। अगर आपके डिजाइन में ही आपने पहले से वो ऐड करके रखा है कि आपके घर में डे टाइम है अंटिल 6 PM अगर आपको सनलाइट प्रॉपर मिल रहा है, आपको लाइट की जरूरत नहीं है, आपका क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर वर्कड आउट है, आपको अननेसेसरी एसी या फैन यूज नहीं करना पड़ रहा, देन इट इज आल्सो अगेन अ सस्टेनेबल। और इसके सबसे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, हाँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं है। होते हैं। मतलब आप सस्टेनेबल उस घर को कहना चाह रहे हो जिसने प्रोडक्ट सस्टेनेबल यूज किए हुए, जिसका टैग सस्टेनेबल है, And which is very expensive एंड विच also. इज वेरी एक्सपेंसिव। पर प्रैक्टिकली अगर आप सच में सस्टेनेबल होना चाहते हो तो जैसे शीतल ने कहा कि लाइट वेंटिलेशन अगर प्रॉपर है तो वो वैसे ही सस्टेनेबल है। तो वेल प्लान्ड होना चाहिए। एंड नेचुरल एलिमेंट्स लाइक इंडोर प्लांट्स। तो डेफिनेटली आप लोग ये सारी चीज़ों का तो ध्यान रखते ही हैं इन एन रेसिडेंस बेसिकली, बिकॉज सबसे ज़्यादा लाइट, पंखा, इनफैक्ट कमर्शियल में भी उतना ही यूज़ होता है। यस, Very nice answer, and I think very justifying. You're justifying the question with an answer so properly that our viewers will definitely take care of it. That whenever they identify a designer or an architect, they talk about sustainability also. आपकी फील्ड में बहुत सारी एजेंसीज से आप काम करते हैं, which are basically known as vendors, and somewhere down the line, you are the face of the vendors in front of your client. What is that critical aspect when you finalize a vendor for your client? I think मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है आफ्टर सेल सर्विस। yes, absolutely right. और वो क्लाइंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आर्किटेक्ट का क्लाइंट के साथ मीटिंग तो बहुत कम हो जाती है, या केवल कभी कभी फ़ोन पे बात हो रही है, लेकिन वेंडर को हो सकता है कि उसको ऑन साइट सर्विसेज देना पड़े एटलीस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, Absolutely right. से 1 year और 2 year। तो उस समय में जो बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं वो हमारा पहला प्रेफरेंस होता है। मतलब अभी तक का हमारा कोशिश यही रहती है कि अगर किसी क्लाइंट ने कंप्लेंट की है किसी की कि सर आपने जिनको रिकमेंड किया था वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, या जब आदमी की ज़रूरत होती है भेजते नहीं है, तब हम वो रजिस्टर हो जाता है हमारे दिमाग में कि नहीं, ये लोग थोड़े से गड़बड़ है, इनके साथ काम कम करो। Absolutely right. So client service is most important. That is very important. हम अपने प्रोफेशन और अपनी प्रैक्टिस में भी उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, क्लाइंट सर्विस, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो हम वही चीज़ हमारे वेंडर्स जिसको भी अगर हम सजेस्ट करें भी एक्सपेक्ट करते कि ये एक पार्ट हो गया। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल थिंग है। Absolutely. क्योंकि अगर किसी वेंडर का या कॉन्ट्रैक्टर का बिहेवियर अगर कुछ ऊपर नीचे है तो वो तो एक टाइम बीइंग है कि काम चल रहा है तब तक का है, लेकिन जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसके बाद सर्विसेज अगर अच्छी है तो ये एकदम परफेक्ट तो कॉम्बिनेशन। ये दो पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिलेक्ट. यस, डू यू गिव चांसेस टू न्यू वेंडर्स? यस समटाइम्स, और वो होता जनरली क्लाइंट की तरफ से है, क्योंकि हम किसी नए वेंडर को इंट्रोड्यूस करने में एज अ कंसल्टेंट थोड़ा हिचकते हैं, जो कि ऑब्वियस भी है, क्योंकि आप एकदम से किसी नए पर्सन के साथ रिस्क ले रहे हो, वो भी थर्ड पार्टी के लिए, खुद के लिए कर रहे हो तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ले रहे हो रिस्क, तो
खुद लेने के बजाय कई बार क्लाइंट हमको इंट्रोड्यूस करते हैं कि सर ये हमारे वेंडर हैं और ये ट्रस्टेड हैं और ये हमको सर्विसेज पहले भी अच्छी दे चुके हैं, तो आप इनको एक बार ट्राई कर लीजिए, तो हम उसके लिए ओपन रहते हैं। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सर, दो जगह न्यू वेंडर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। एक, अगर पुराने वेंडर डिफॉल्टर रहा आपके इसमें तो आपने नया वेंडर इंट्रोड्यूस obviously. किया, और या फिर जो क्लाइंट अगर किसी न्यू वेंडर को इंट्रोड्यूस करता है बाय हिज एक्सपीरियंस his एंड trust. सेटिस्फैक्शन, Yes. देन दीज आर द टू बेसिक। एंड ऑफ द डे दो में से एक का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इट्स अ रैपिड फायर राउंड, नो फिल्टर्स, नथिंग। बहुत छोटा छोटा रैपिड फायर राउंड है। इसमें हम थोड़ा सा ना आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है और पर्सनल भी है। यू कैन आंसर बोथ द वे। सो लाइटनिंग क्वेश्चन, नो थिंकिंग, नो फिल्टर्स। मॉर्निंग मीटिंग्स और मिडनाइट इंस्पिरेशन? मॉर्निंग मीटिंग्स। मैडम? Morning. Both are morning people? Yes. Oh, great. Again, lucky, guys. Classic, neutral or bold statements? I am classic neutral. I will prefer both as per client. As per client. What is your personal preference? Bold and beautiful. Bold and beautiful. Okay. Who says I told you so many a times? आप दोनों में से। Me. मैंने बोला था। Always me. She. She is accepting. It is. Her only. You're not saying. I am not saying. Client chaos or construction chaos? Nothing. No. Nothing. None. Mostly none. Nothing. No chaos. No chaos. ठीक है। Who want last minute changes? Nobody. Both are well planned. Yes. No changes. No changes. Even we don't allow our client to do it. हाँ, we don't allow Because our they clients also to know change. that we work like in very systematic way. कि अगर कुछ काम साइट पे चल रहा है तो उसके 2 महीने पहले का ऑफिस में कंक्लूडेड है, तो उनको भी पता है कि कोई चेंज लास्ट मिनट नहीं होते। Your favorite color palette? White. What about you, ma'am? He's wearing black. I Mine know. is black. Yours is black. You both are sitting on red and Red. black today. No, you can see she is dominated. Very dominant. I like white. I'm wearing black. Very true. So classical design or very modern and minimalistic design? Like what you people like? Design is like, as we already told, it depends on client's choice. But if for my house, it's minimalistic. Which place is the best place to travel till date? You people have traveled a lot. तो ऐसा कौन सा कंट्री है या इंडिया में भी आप कोई जगह बता सकते हैं? You have to tell first. अभी तक हमारी ऑलमोस्ट 34-35 कंट्रीज हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो सबसे सुंदर लगा है, हो सकता है वो टाइमिंग हमारी सही रही होगी जाने की उस कंट्री में, बट आई लव ग्रीस। Okay. And madam? I love Greece and Maldives. Maldives and Greece both. मतलब What was the reason, sir? You liked Greece a lot? इट वॉज द परफेक्ट टाइमिंग एक्चुअली। जो उस समय हमने नेचुरल ब्यूटी को वहाँ पर देखा और जिस तरीके से देखा, बिकॉज हमने वो लैंड से भी देखा, क्रूज से भी देखा, फिर हमने कई बार क्रूज के जो हॉल्ट होते हैं उसके बाद उस सिटी को एक्सप्लोर किया, Islands और वो कई बार केवल 4 घंटे के लिए आप बहुत ही सुंदर सिटी में गए हो और वापस क्रूज पे लौटना है, तो वो मेमोरीज बड़ी अच्छी हैं। वो पता नहीं, मतलब आपने उसी समय में उसको पूरा अंदर उतार लिया टाइप का था। तो How important is it for our your profession? In your profession, how important is to travel? A lot. Maximum time. क्योंकि ट्रैवलिंग ही है जब आप बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नए ट्रेंड्स भी देख रहे हो, मटेरियल, मतलब मैंने देखा है जैसे हम लोग जब भी टूर पे जाते हैं वापस आके देखते तो सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती है या तो कोई इंटीरियर के शॉट्स दिखते हैं, हम दोनों के कोई शॉट नहीं रहते उसमें, मतलब ऐसे ढूंढना पड़ता है कहीं है क्या, हम खड़े हैं क्या। तो बेसिकली वो एक लर्निंग प्रोसेस है और हम उसको एंजॉय करते हैं, साथ में करते हैं, तो हम चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में तो हेल्प करता है। तो आई थिंक इवन हमारे क्लाइंट बहुत खुश होते हैं कि हाँ जापान जाके कुछ देख के आया, अच्छा अब हमारे यहाँ करो। Very nice, very nice. What's one challenge that only couple working together face and sometimes outsider never know about it? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप एज अ कपल आप फेस करते हो, एक चैलेंज साथ में काम करने के लिए? मेरे ख्याल से एक ही चैलेंज है कि कभी कभी हमारे वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, जो कि साथ ही होते हैं लेकिन लंबे होते हैं, तो हम शायद पूरे समय काम में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा एक फील आता है कभी कभी
कि आप रात को 9:30-10 बजे सोने के पहले भी काम की बात कर रहे हो, हाँ, जो अननोइंगली कर रहे हो, बिकॉज आपको आपके लिए वो टाइम और ये टाइम में कोई अंतर नहीं कोई है। अंतर ही नहीं है, हाँ। कोई डिफरेंस ही नहीं है, और दोनों के समझने में भी कोई अंतर नहीं है, तो आप टेक्निकली आप पूरे समय काम पे हो, वो फील आता है कभी कभी, कभी कभी आता है. क्योंकि आप छुट्टी पे भी हो तब भी काम ही सोच रहे हो, आपको बिल्डिंग ही दिख रही है, आपको इंटीरियर डिजाइन ही दिख रहा है, आप पूरे समय डिस्कस भी वही कर रहे हो. तो वंस इन अ वाइल कभी हम जब साथ में बैठे और हम जब कोई पर्सनल बात कर रहे होते हैं, तब लगता है कि हाँ यही वो मोमेंट है जब हमने वो सब छोड़ा, अदरवाइज तो 99.9% यही चल रहा है. यही चल रहा है. एक पर, दिन मैंने मैं- सुना था आपके मुंह से कि जो आर्किटेक्ट होता है या इंटीरियर डिजाइनर होता है वो रोटी के शेप में भी डिजाइनिंग देख लेता है. कुछ भी, मतलब एनीथिंग जो आप कर रहे हो सोच रहे हो सब डिजाइन ही है. So is this a good field for a person concerned or नहीं, हाँ, मैं वही पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग इतना क्रिएटिव फील्ड है, इतना ज़्यादा चेंज है, मुझे लगता है कि जितना वर्क सेटिस्फेक्शन इस फील्ड में है उतना और कहीं नहीं है, क्योंकि आप रोज कुछ नया कर रहे हो, आपके क्लाइंट अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, क्लाइमेट अलग है, स्पेस अलग है, ब्रीफ अलग है और उनका बजट अलग है. yes तो जितनी क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेशन हम करते every project is a challenge and every day is a new day New for day an for- architect and interior designer, and we thoroughly enjoy that time working together, traveling together, and even if we are seeing a movie, then only we are also enjoying the things which Behind the scenes. behind the scenes, which are the creatives. So Creatives. basically you understand creativity in each and everything. yes very true, very true. How has your ideas of success evolved over 25 years? You What is people are very success? successful in your career both professionally and personally, but आपने उसको success को कैसे evolve किया? इट्स अ लॉन्ग जर्नी है. But is it about only name and fame? Is it about money? Is it about achievements? It is about client satisfaction. मतलब you have to give us a very precise one line कि मेरे लिए It has success to ये be है. Perfect balance. It हाँ. has to be perfect balance. Can this be possible? Yes, yes. we achieved it. I think Bravo. it's possible. Congratulations. नहीं, और जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए भी जो बोल रहे हैं कि मुझे याद है कि जो हमारा फर्स्ट या सेकंड प्रोजेक्ट था उसको 25 साल हो गए, होने वाले अभी हो गए हैं, उनका जो आज भी ट्रस्ट और फेथ हमें या जो अफेक्शन है जो हम उनके साथ उनकी फैमिली के साथ शेयर करते इज स्टिल देयर, द बॉन्ड इज देयर. तो और जो यहाँ पे सिटी लेवल पे या जो आप काम करते हो उससे जो एप्रिशिएशन मिलता है, आपके प्रोजेक्ट्स पब्लिश हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, आपको इतने लोग जानते हैं. Yes. तो नेम और फेम है, पर उसके पीछे जो आप मेहनत करते हो, जो स्टेप बाय स्टेप हमने जर्नी किया है, उसमें भी बहुत पर्टिकुलरली परेश का इन्वॉल्वमेंट रहता था कि हमने शुरू में जैसे हमने प्रोजेक्ट्स लिए, देन जैसे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए, तो देन वी डिसाइडेड, वी एवरी टाइम वी बोथ ऑफ अस सिट टुगेदर, वी डिस्कस दी स्ट्रेटजी कि हमको क्या करना है, क्या हमको स्टाफ बढ़ाना है कि नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ उस समय क्या है, क्योंकि हो सकता है जो प्रायोरिटीज़ पहले थी वो अभी ना हो. तो हम टाइम टू टाइम हम दोनों उसको बैठ के हर चीज़ में, हेल्थ प्रायोरिटी हो गई, फैमिली प्रायोरिटी हो गई, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ हो गई, ऑफिस और करियर की हो गई, उसको दोनों साथ में बैठ के Fine डिस्कस tune करते हैं, हमेशा fine tune fine करते So tune हैं. simple. Success is equal to balance of the बैलेंस life. एंड द डिस्कशन, द वे यू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. Each other. मतलब ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन ने डिसाइड किया एंड सेकंड पर्सन इज फॉलोइंग इट. तो हम जो भी है सब डिस्कशन से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है. हो रहा है. तो देन लाइक हमने डिसाइड किया कि वी विल नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, वी विल इंक्रीज द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. सो हमारे अर्लियर प्रोजेक्ट से उससे बड़े रेसिडेंस, देन बड़े, फिर कमर्शियल, फिर होटल, हॉस्पिटैलिटी. सो स्टिल वी आर डूइंग सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट Balancing it well. balancing it well, because we love traveling, we love watching movies, we love to meet friends, so Yes. we have to keep that balance between work and the life. Very nice. Superb answer. And I think this is one of the most important and one of the most successful answer to the audience also. Yeah. So, You should not have any regret after 25 years that I have not done this. So like we love traveling and we have traveled. So we have no regrets that we have not done this. right. Let's talk about Triple ID as a organization. You both were Triple ID Indore chairperson and you were a national body also. So how did Triple ID helped you in making yourself, a kind of a talk of the town, or
you can say that taking a position, power also comes. So what do you feel like Triple ID is an organization where each and every designer and architect should be a part of it? Yes, I think they each and every architect and interior designer, they should be part of IID, because there is a lot of learning. One Okay. thing. Second thing, you actually learn how to socialize in your own community. Community. बिकॉज अगर आप देखें कि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, एक टाइम था, मतलब मैंने खुद वो ऑब्जर्व किया है, इट वाज से अराउंड 2010, तब तक बहुत सारे आर्किटेक्ट्स भी एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, मतलब जानते नहीं थे। क्योंकि एक तो वो टेक्निकली तो कॉम्पिटिटर्स, Yes, professional competitors. कॉम्पिटिशंस हैं, किसी का प्रोजेक्ट कौन ले रहा है, कोई ऐसे सब चल रहा है। सही बात लेकिन है। अगर आप इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो और दोस्त बन जाते हो, तो अगर जैसे मेरे ऑफिस में आज कोई क्लाइंट आता है कि मैंने, मतलब वो अपनी शेखी बगा रहा है कि मैंने इससे बात की है, उससे बात की है, और वो आर्किटेक्ट है, उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं हम क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ अगर आपको लग रहा है कि उनके आइडियाज़ बेहतर है, आप उनसे काम कराइए, वो Right. मेरा दोस्त है। तो ये आंसर सुनने के बाद उस क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि ये पूरी कम्युनिटी जो है ना, ये आपस में फ्रेंड है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है कि वो मेरा काम सस्ते में कर रहा है, वो मेरा महंगे में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब अपने आप सारे दोस्त हैं, किसी का अगर काम अच्छा है आप उससे काम कराइए, अगर आपको मेरी स्टाइल पसंद है, मेरा वर्किंग पैटर्न पसंद है, आप उससे काम कराइए। तो इट इज़ ओपन। आपका कोई ऐसा आपके टेन्योर का कोई मेमोरेबल मोमेंट फॉर ट्रिपल आईडी, यू बीइंग अ चेयरपर्सन? आई थिंक मेरे लिए मतलब ट्रिपल आईडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि है इनफैक्ट। हाँ मतलब रहेगा भी, है हाँ. भी और हमेशा रहेगा। हाँ, इट्स लाइक माई फैमिली। यस। क्योंकि मैं अहमदाबाद से जब मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर भी नहीं थे। हाँ. तो परेश, उनकी फैमिली और मैं, तो तो ट्रिपल आईडी के थ्रू मुझे एक ऐसा बॉन्ड मिला, इतने ज़्यादा फ्रेंड्स मिले, कलीग्स मिले, उनका सपोर्ट मिला, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे लिए उसका इम्पोर्टेंस है। मैं जब से ट्रिपल आईडी का फॉर्मेशन हुआ 2008 से, मैं बैक में रह के हमेशा एसोसिएटेड थी, कुछ ना कुछ काम कर रही थी उसके साथ। पर हमेशा मैं बैक में थी, क्योंकि जो हमारा ऑफिस का भी रोल है, उसी तरह से जो मैनेजमेंटल स्किल थी वो सब मैं, जो मुझे ऑलरेडी आता था, मैं वही कर रही थी। मैंने सॉरी मैं बीच में आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे लेडीज़ का पॉडकास्ट लिया है, और मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब कोई फीमेल किसी और सिटी से किसी और सिटी में आती है, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन उसको एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल देती है। या तो वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में उठती बैठती है, या फिर वो अपने रिलेटिव्स के सर्कल में उठती बैठती है। बट अगर कोई प्रोफेशनल है जो अपना काम भी कर रही है और घर भी देख रही है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस उनको एक अलग विजन देते हैं, वो और लाइक माइंडेड पीपल देते हैं, which helps them to grow, to laugh together, to enjoy together. So I think Triple ID is like that for you. Like that only, क्योंकि it's a second home altogether. आप रिलेटिव्स के साथ हो तब आप प्रोफेशन की बात नहीं करते, तो वहाँ पे जो अलग बातें होती है, और ये वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप वैसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप हो, आप जो डिस्कस करना चाह रहे हो एक्चुअली। सर आपने बहुत सही बात बोली। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल जेलसी के बजाय प्रोफेशनल फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड पीपल ओपन देयर हार्ट आल्सो एट टाइम्स। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल फेस इन देयर करियर, probably they can talk to you, ask you how do you feel, how do you manage, and they get the tips and then they implement it. So people look upon. People look upon. So yeah, of course this is a different angle altogether. Today we have discussed about an organization, and yes, everybody should join Triple ID. Even as a trade member, sir, I must say we have also made friends in Triple ID. We are of the same trade, still we talk to each other, we speak to each other, and when there are events, we also see this particular industry from a different angle, not only selling a product all the time, you know, understanding the need of a designer and architect, and then coming up with a solution कि भाई आपकी साइड पे इसकी ज़रूरत है, हमने ये पर्टिकुलर ज्ञानेंद्र में सुना था, तो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइटल रोल एक्चुअली। जो आपने पावर की बात की ना, ये बड़ा, जैसे आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, उसमें स्पाइडरमैन को कहा जाता है ना कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो फैक्ट है, ये आपको महसूस होता है आईआईडी में, क्योंकि आईआईडी में चेयरमैन बनना या
कोई भी पोस्ट होल्ड करना ये एक कांटो भरा ताज है। Absolutely. सबको ऐसा लगता है कि ये चेयरमैन है, ये ट्रेजरर है, ये, लेकिन अल्टीमेटली Right. उनको उसको बैक ऑफ द माइंड जो उनको इतनी एक्सरसाइज करनी है, जो ऑफिस में टाइम देना है, जो आईआईडी के मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, Absolutely. और जो फाइनल इवेंट के दौरान नहीं दिखता है वो एक्चुअली पहले किया हुआ है। पहले किया हुआ था। तो वो बहुत सारा काम करना होता है, तो Time देना केवल पड़ता है। पावर नहीं है ये, और पावर तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। हाँ, टाइम भी देना पड़ता है। हम्म। तो और उसको अगर आप एंजॉय कर रहे हो तभी आपको उसको करना चाहिए। Anything, ma'am. एनीथिंग Anything. If you have a child, it is your responsibility to nurture give it. it 100%. It's the same thing. Yeah, give It's it the same thing. 100% to each and everything, whether it's designing, whether it's client meeting, whether it's triple ID, whether it's family. So if you're doing something, do it with 100%. Absolutely right. Legacy and next generation की बात करेंगे. Do you see your children taking up the same career? And if yes, did you force them? आपको लगता है इस जनरेशन को कुछ फोर्स कर सकते हैं? पहले तो ये No, see, इनको कोई force मुझे नहीं कर लगता। सर एक कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इट इज अ वेरी मैंने अभी बहुत आई एम फ्रॉम एन एज ग्रुप वेयर इन नाउ आवर चिल्ड्रन आर अबाउट टू स्टेप इनटू अ the professional career option हाँ. basically. So talking to a lot of people, what I've realized that हमने जितनी मेहनत करी है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस चीज को आगे बढ़ाएं, बट अगर हमारा बच्चा नहीं चाहता है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। yes इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी अ प्रोफेशन, profession. बोथ। तो इस पे आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू बिकॉज यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि बच्चों को फ्रीडम तो आपको देना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि ये जन जी हैं, तो इनको आप फोर्स तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर दैट इज वन थिंग। अब आपने फ्रीडम दिया है तो उस फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है। कभी भी आप किसी भी पर्सन को, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है या टीनेज है, आप जैसे ही फ्रीडम देते हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो जाती है, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचता है देन वो एक डिसीजन एक मोड़ पे आके ले सकता है कि मुझे पेरेंट्स का कैरियर या जो आपका प्रोफेशन है उसको फॉलो करना है, या मुझे कुछ नया पार खड़ा करना है। तो लेट हिम डिसाइड कि वो क्या करना चाहता है, और अगर वो आपके प्रोफेशन में आना चाहता है विलिंगली, तभी वो शायद बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएगा। अदरवाइज तो उसके लिए वो एक बंधन बन जाएगा, उसको वो एंजॉय नहीं करेगा उसको। तो आप लोगों ने क्या किया? हमारे साथ स्टोरी बड़ी डिफरेंट रही। हमने टोटल फ्रीडम तो दिया ही था, जैसा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, देना चाहिए। और बेटा 12th करने के बाद चूंकि उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए थे तो वो यूएस पढ़ने जाना चाहता था। हमने उसको बोला कि बिल्कुल आप जहाँ जाना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो। तो उसने इकोनॉमिक्स और मैथ्स के मेन सब्जेक्ट के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में एडमिशन लिया, विच ही अर्नड इट। मतलब हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, वो हमेशा खुद ही पढ़ता था। हमने 5th क्लास के बाद उसको कभी पढ़ाया नहीं। तो वो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। और कोविड आया तो यूएस में उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा बच्चों को लेके उतना परफेक्ट नहीं था, उनके पास मैन पावर भी नहीं है। तो 1.5 साल बाद जब ये कोविड आया तो पेरेंट्स हमारे बड़े इमोशनल हो गए कि एक ही बेटा है, तुमने यूएस भेज दिया, तुम फ्रीडम करते हो बच्चों को लेके, और वो चला गया यूएस में और तुम लोग यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। कोविड के बाद वो इमोशनल फैक्टर और ज़्यादा ओवर पावर कर गया, और जब कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ तो सबसे पहली फ्लाइट से बुला लिया गया, वापस आया। और उसके बाद भी हमने उसके टोटल फ्रीडम दिया था कि यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू कंटिन्यू देयर और यू कैन टेक एडमिशन इन एनी गुड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके स्कोर्स अच्छे थे, उसको कहीं एडमिशन की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उस सेकंड लॉकडाउन के समय उसको ऐसा लगा कि हम लोग जो काम करते हैं शायद थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ जाती है विद एज। उसको ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैथ्स इकोनॉमिक्स में करना है तो फिर यूएस से करना है, और अगर इंडिया में करना है तो मैं आर्किटेक्चर ही करूंगा। ओके। और फिर उसका so he took a responsibility of taking up this project शुरू हुई, और he is doing excellent। चलो, very nice, superb। So means and he is enjoying it। और वो खुद बोलता है कि अगर आपने मुझे पहले बोल दिया होता यूएस जाने के तो शायद मैं एंजॉय नहीं करता, आज मैं इसको फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ। ट्रू, वेरी ट्रू। सो फ्रीडम भी दो
or somewhere down the line, if You agree. they're not able to do very good in their path, you can again intervene and tell the person. You are always there for your kids. Absolutely At right. any age, you will be a kid. आप दोनों जब क्रिएटिव मूड बोर्ड बनाते हो आपके क्लाइंट के लिए, मतलब जब डिजाइन मूड बोर्ड करते हो, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट शेप्स योर कॉन्सेप्ट? इज इट द कलर, इट्स द टेक्सचर, इट्स द स्टोरी और एन इमोशन? I will go with emotion. Emotion and story. What you want to tell through your design, or what is client's personality he wants to give his guest or the relatives through that story. सो इट्स नॉट story- स्टीरियोटाइप. ऐसा it's नहीं है कि never आपने डिसाइड stereotype. कर लिया कि हर घर में मुझे यही नहीं, कलर नहीं. करना है, Not यही possible लगाना for है, us, actually. ऐसा नहीं है आप. हो ही नहीं सकता. And it should be contextual also. हाँ. अभी होता क्या है, एक बहुत ही रिसेंट वाकया है, आपको सुन के आनंद आएगा. ये एक फ्लोर पे एक लाउंज है जिसमें बार है, उसी के पास में एक जिम है. अब क्लाइंट को ऐसा लग रहा था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि ये दोनों एक ही लेवल का इंटीरियर डिज़ाइन होना चाहिए इसका, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों बिल्कुल पास पास में हैं और मेरा जिम मतलब मुझे लाउंज जैसे ही फील जिम में भी आया. मैंने उनको काफ़ी हद तक कन्विंस किया कि मैंने कहा सर ये दोनों एक्टिविटी डिफरेंट टाइम जोन की है. आप बार और लाउंज में शाम को रात 7 को बजे से बैठोगे. रात को 2 बजे तक बैठने वाले हो, और जिम में सुबह 5 से 8 बजे तक रहने वाले हो. दोनों का टाइम जोन डिफरेंट है, दोनों की साइट डिफरेंट है. आप एक Absolutely. जगह एनर्जी चाहते हो, ज्यादा लाइट, नेचुरल लाइट चाहिए, नेचुरल लाइट चाहते हो, फ्रेश ventilation. एयर चाहते हो, और लाउंज में आप कोजी एनवायरनमेंट चाहते हो, डार्क Dim. कलर्स चाहते हो, डिम लाइट चाहते हो. तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है. आप कॉन्सेप्ट है. बन जरूर बगल बगल में रहे, लेकिन इनका जो इमोशन है उस डिजाइन का, वो दोनों डिफरेंट है. डिफरेंट है. So it's always story and emotion. Story and emotions. One mantra that keeps both your relationship and profession healthy and joyful. Very difficult. Stay calm. Mind your business. Mind your business. Live and let live. Your most memorable project, the one that still brings smile on your face. I स्माइल think कौन there सी? are many. सार्केस्टिक. Obviously, sarcastic smile तो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी. वैसे भी smile is a curved line, sir, which puts everything straight. तो कैसी भी स्माइल हो. नहीं देखिए, किसी पुराने प्रोजेक्ट को देख के दो तरह से स्माइल आ सकती है. एक स्माइल ये आ सकती है कि पूरी उस क्लाइंट को झेलने की पूरी स्टोरी याद आती है, तो आपको एक स्माइल आती है कि ये मैंने किया था. तो ये एक स्माइल वो होगी, और एक स्माइल नहीं कहूंगा, उसका एक प्राइड होता है. उसके साथ एक इमोशन आता है जो कि जॉयफुल है. तो वो जो जॉयफुल इमोशन के साथ स्माइल आती है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो वो We're talking about that only. We're not talking about the sarcastic one. Probably you will not mention also. नहीं, I can mention that also, but I will not name the client. But then there is no point na in telling our audience. नहीं, I should not name him. हाँ. But there are projects where There you are many actually projects. enjoy. There are projects where you actually struggle. Struggle. But overall, the journey is the journey you enjoy actually, and end result should be good. Good. All ends well is all well. Yes. So which project? Want to जो आज भी name the you feel project. like wow कि ये हमने किया था. मेरे ख्याल से रिसेंटली हमने एनराइज राउ जो है उसका जब इंटीरियर डिज़ाइन किया, तो वो हमारे दिल के करीब इसलिए रहा कि उसमें 2 बहुत बड़े चैलेंजेस थे. जब क्लाइंट ने हमको अपॉइंट किया, तो उसी समय उनकी सयाजी के साथ, जो सयाजी का एनराइज ब्रांड है उसके साथ में डील हुई, और वो पूरा प्रेशर बनाए हुए थे क्लाइंट के ऊपर. Time bound कि project. ये हमने तो बुकिंग Again. शुरू कर दी है होटल की, और जो साइट कंडीशन थी उस समय वो ऐसी नहीं थी नहीं कि ये विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो सके. हम्म. और जब क्लाइंट ने हमको वो स्टोरी बताई कि अब ये 6 महीने में आपको कंप्लीट करना है, और जिस स्पीड से हमने उसको कंप्लीट किया विद अ वेरी गुड क्वालिटी, वो हमारे बड़े मतलब मेरे तो बहुत दिल के करीब है. Right. शीतल सही है. बता सकती है और कुछ कहना चाहे. So a big span of project completed in a very limited Very time. limited. वो भी hospitality project. With satisfaction of the client. With the satisfaction of client. आर्किटेक्चर में किताबी ज्ञान या साइट पे काम, इन दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों? दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन में
जब भी आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो डेफिनेटली आप किताब का ही ज्ञान पढ़ रहे होते हो। आप जो करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमारे ऑफिस में कोई स्टूडेंट जब पास आउट होके या ट्रेनिंग पे जब हमारे पास आता है तो हम उससे कोई भी साइट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन तो कुछ रहती नहीं है। Okay. हम चाहते हैं कि उसका थ्योरेटिकल नॉलेज परफेक्ट हो, Okay. और थ्योरेटिकल नॉलेज अगर परफेक्ट है तो वो ड्राइंग जो ड्राइंग्स बनने वाली हैं या वो जो ड्राइंग्स में आगे सीखने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन ड्राइंग्स में होनी चाहिए वो परफेक्टली मतलब हमारे ऑफिस में भी सीख सकता है और वो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है उसको। जहाँ तक साइट का सवाल है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आप उसको किसी टाइम पीरियड में बाउंड ही नहीं कर सकते। किसी भी साइट के से रिलेटेड एक्सपीरियंस को मैं इस तरह से कहूँगा कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो अगर मैं 25 साल के बाद भी अगर साइट पे सीख रहा हूँ तो ये जर्नी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अगर आपका एजुकेशन वाला पार्ट जो है उसको तो परफेक्ट करना ज़रूरी है, और उसके बाद जैसे ही आप जॉब में जाते हो तो पहला प्रायोरिटी तो आपका एजुकेशन में जो सीखा है वही है, और जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो उसके बाद तो ये जर्नी शुरू हो जाती है। फिर अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आ गया है या मैं सीखना बंद कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ प्रैक्टिस, दिस इज कॉल्ड अ प्रैक्टिस बिकॉज यू लर्न ईच एंड एवरी डे। जब आप कॉलेज में हो तब आप एक डिजाइन प्रोसेस सीख रहे हो। आपको जो बुक से जो नॉलेज मिल रहा है, साइट से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो सब भी मिलता है साथ में, क्योंकि आजकल के इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से करा रहे हैं। उनकी साइट विजिट होती है, प्रैक्टिकल विजिट होती है। वहाँ पे वो कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो वो एक प्रोजेक्ट को 3 to 4 मंथ्स तक डिजाइन करते हैं। उनकी फैकल्टीज होती है जो उनको गाइड करती है। तो एक ही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डिजाइन प्रोसेस सीख रहे हो। जब आप फील्ड में या जब ऑफिस में आते हो तो आपको हर चीज बहुत टाइम बाउंड करनी रहती है। आपको एक काम दिया जाता है, 3 दिन बाद डिलीवर करना है। आप उस समय एक काम के लिए 3 महीने नहीं ले सकते। तो वो एक अलग तरह से आपका ग्रूमिंग चालू हो जाता है। ट्रू। कि आपको ये करना है। फिर जब साइट पे जाना शुरू करता है तो, और जैसे डॉक्टर में प्रैक्टिस होती है, आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस बोली जाती है। Absolutely. इट्स लाइक क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी एजुकेशन अलग है। आज अगर मुझे कोई ज्वेलरी शोरूम डिजाइन करना है, आई हैव टू गो एंड केस स्टडी फॉर इट, अगर मैंने पहले नहीं किया है तो आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो आपको उसकी टेक्निकलिटी के बारे में पहले जाके रिसर्च केस स्टडी करनी पड़ेगी और करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप डिजाइन में उसको और टेक्निकल एस्पेक्ट भूलोगे और आपका डिजाइन इतना अच्छा बनके या प्रोजेक्ट तो अच्छा फिर हम बनके ऐसा नहीं क्यों आएगा। सुनते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता? कौन बोलता है बच्चे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि एक्चुअली आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये वेग स्टेटमेंट है कि बच्चों को कुछ नहीं आता। या फिर ऐसा बोलते हैं कि मुझे लगता है सिर्फ पेशेंस कम हुआ है। अगर मैंने जब दोषी सर के यहाँ अप्लाई करके जब मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, वो मुझसे 6 मंथ तक सिर्फ टॉयलेट डिटेल्स करवा रहे थे। ओनली टॉयलेट डिटेल्स, सेम ड्राइंग्स रिपीट। ये हो गया, हाँ ठीक है अब इसका करो, अब इसका करो। आई बिकम एक्सपर्ट ऑफ टॉयलेट डिटेल्स। मतलब वहाँ पूरे ऑफिस में मेरे को चिढ़ा रहे थे, किसी को भी टॉयलेट डिटेल कराना है तो शीतल को दे दो, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो गई उसकी। राइट। तो आज के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है क्योंकि वो उसको कर पाए। तो पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा उनको। बाकी आना तो पहले दिन से तो किसी को कुछ नहीं आता। और जितना मुझे लगता है अभी के जो बच्चे आते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज देख लो, उनका सॉफ्टवेयर नॉलेज देख लो, उनका माइंड देख लो, दे आर वेरी गुड। मतलब मुझे नहीं लग रहा उनको ग्रूम करना पड़ता है। आता है, बहुत वेग स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट को मैं गलत इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनको जो आता है वो आपको भी नहीं आता। हाँ। तो आप पहली बात तो क्या इवेल्युएट कर रहे हो उसके अंदर, वो प्रोसेस शायद गलत है। अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट चश्मे से देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको बहुत कुछ आता है। उनको शायद वो नहीं आता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। और बच्चों से ये उम्मीद ये है कि वो भी पेशेंस रखे, जो कि शायद अब कम हो रहा है। तो दैट इज यही शायद वो प्रॉब्लम है कि जो आर्किटेक्ट अगर ये कह रहे हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, एक्चुअली इसलिए कह रहे हैं कि वो बच्चे कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं उस समय, क्योंकि उनको हर चीज की जल्दी है कि हम लेट हो रहे हैं हर चीज नहीं। और एक बात जो मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, या जिन मतलब वो इंटर्नशिप के लिए जा रहे या अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे,
तो वो भी फर्म की प्रोजेक्ट्स, उनकी प्रोफाइलिंग और सब चेक करके जाए, तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ क्या ये मेरे टेस्ट पे फिट होता है कि नहीं. राइट. नहीं तो उनको वो बोर्डम नहीं होगा, या 2 महीने बाद ये नहीं लगेगा कि यार मुझे तो ये करना ही नहीं था. हाँ, और मतलब उनका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, Self-study करके- अंडर whom I should go Yes. and what to learn. व्हाट टू लर्न. तो अगर आप उतना करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव दैट टारगेट, यू हैव दैट ज़ील कि नहीं मुझे इनसे सीखना है. True. एंड हम दोनों का जितने भी स्टाफ है, मतलब हम अभी भी आज भी डेट में, मेरा फर्स्ट स्टाफ, वी हैव अ ग्रुप एडीसी फैमिली, फर्स्ट स्टाफ से लेके अभी तक के वो सभी लोग उस ग्रुप पे हैं. दे ऑल कम टू अस अगर उनको कभी उनकी प्रैक्टिस में कुछ Problem चाहिए आती या है. कुछ फोन टेक्निकल प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड, दे ऑल कम टू अस. एंड मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा ऐसी चीजों पे, मतलब वी आर They wish they come. एज अ गुरु, सो लाइक वी और- हैव अ गुरु, दे हैव अ गुरु. We want to distribute whatever we have learned through this practice of 25 years. तो मेरे यहाँ भी कोई भी आता है तो हम सिखाने के लिए बैठे, बट देन यू हैव टू कम And एंड हिलाना पड़ेगा हमको कि हमको ये सब चाहिए. सही है. तो उनको मतलब ये आपको पता होना ऑब्जर्व चाहिए करना है और आपको एब्जॉर्ब करना है. हम तो देने को तैयार है. Correct. तो और क्या दूसरा लेना है वो तुम ढूंढ के आओ. नहीं, और कमिटमेंट लेवल जो है ना वो थोड़ा सा डिविएट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ. बिकॉज अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही जनरेशन है, फास्ट जनरेशन है. फास्ट जनरेशन है, तो इनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस फील्ड में possible है. Possible. प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है. यू True. हैव टू टेक दैट, मतलब मिनिमम 2 years अगर आप अपने किसी भी आइडियल डिजाइनर के साथ वर्क करते हो, आपको अपनी प्रैक्टिस में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा. नहीं ये मैं मतलब प्रॉमिस कर सकती हूँ किसी भी स्टूडेंट को. जस्ट फॉलो, बट उतना टाइम तो दो. 2 years minimum. 2 years मिनिमम. Okay. Thank you so much for coming. And it was one of its kind podcast and one of the most awaited podcast. I've been asking you guys to come, but I believe you people love traveling. That is one of the reason. And you keep on traveling also. That is our best wishes to you, and bring lot of beautiful designs to your client and have lot of customer satisfaction. So thank you so much for coming. And as a power couple, you are blessed with the clarity. So I believe our audience are also going to get blessed with your clarity, that it is very important in a profession. If a couple is working, they need to discuss, they need to be clear, and it should be like document कि क्या करना चाहिए. तभी दो लोग साथ में जो couple है वो इतने अच्छे से Yeah. successful हो पाएंगे. हम अभी भी मतलब मेरे ख्याल से 4-6 दिन पहले भी डिस्कस यही कर रहे थे कि नाउ व्हाट नेक्स्ट. What next? What you want to see next in within 3 years or 5 years. So you always Lovely. have that vision in front कि True. अब क्या करना है. सही बात है. और ये हमारा रूटीन है, मतलब हमने हर समय अपनी जर्नी को इवेल्युएट किया है और नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी करना शुरू कर दी है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, और ये सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं है. मतलब आप जब आपका जो सफर तय कर रहे हो उसमें आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो. कहाँ जा रहे? और मैं कई बार मेरे क्लाइंट्स के साथ या कई बार किसी भी कन्वर्सेशन में हमेशा ये वाला सेंटेंस जरूर निकल आता है कि आप यहाँ से देवास तक जा रहे हो ना, तब तक सोच लो, उसके बाद भोपाल का रास्ता अलग है और ग्वालियर का रास्ता अलग है. तो ये मेरा हमेशा का मतलब सेंटेंस बन गया है कि टाइम है देवास तक सोचने का. उसके बाद में अगर आपने बोला कि मैं आगे निकल गया और मुझे जाना था ग्वालियर और निकल गया भोपाल, ये नहीं चलेगा. नहीं चले. तो आप अभी डिसाइड करो, और अगर नहीं करना है तो देवास तक कर लो. सही बात. Very true. Thank you so much for थैंक यू coming. सो मच.